नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर क्लास में आप सबका स्वागत है। आइए देखें कि हम उन महत्वपूर्ण घटनाओं को जो आने वाले एग्जामों को लेकर काफ़ी फायदेमंद साबित होगा, चाहे वो यूपीएससी, बीपीएससी, जो भी स्टेट पीसीएस हो या फिर रेलवे, एसएससी, जो भी आने वाले एग्जाम हो उसको लेकर काफ़ी फायदेमंद होगा, ऐसा हम लोग क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे और देखते हैं क्या रहा महत्वपूर्ण। लेकिन उससे पहले जोश भरी लाइन है, देखते हैं क्या रहा आज का। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। आप सोचते होंगे ना कि लोग मुस्कुरा रहा है बहुत खुश रहता है, भाई मुस्कुराहट के पीछे कुछ ना कुछ दर्द छिपा होगा जो पता नहीं चलता है। जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। आप सोच रहे होंगे कि उसे बहुत जल्दी सफलता मिल गया, नहीं, उसके पीछे उसने कितना मेहनत किया है ये तो जानिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा, जो जल चुका है यानी जो दिया जलते रहता है उसी में तो उजाला रहता है। हम आप समझ गए होंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं। चलते हम लोग क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या रहा महत्वपूर्ण, जो आने वाले एग्जाम में आप लोग एग्जाम को अच्छी तरीके से तोड़ फोड़ सकें। चलते हैं क्वेश्चन पे और देखते हैं क्या है। केंद्र ने दोषी राजनेताओं पर आजीवन प्रतिबंध की मांग पर सवाल उठाए हैं। आजीवन प्रतिबंध की मांग पर सवाल उठाए, जी हाँ बिल्कुल। सोच रहे हैं क्या केंद्र, देखिए सोच रहे हैं क्या केंद्र सरकार को मतलब दोषी ठहरा दे सकता है क्या? केंद्र सरकार की बात नहीं है यहाँ पे, बात है कि कोई भी नेता की बात, कोई भी नेता का मतलब है कोई भी सांसद के नेता हो, राज्यसभा लोकसभा हो या फिर विधानमंडल हो या फिर विधान परिषद की नेता की बात कर रहा है। होता है ना कि होता नहीं, मतलब अधिकतर आप देखे होंगे कोई भी नेता या फिर जो भी सांसद या विधायक है उस पर अधिकतर पे 100 में से 90 से 99% तक देखिएगा कि वो करप्ट ही है। करप्ट करने का मतलब जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में उसका केस चल रहा होगा कुछ ना कुछ कार्य को लेके, चाहे वो क्रिमिनल पे हो या फिर सिविल हो। सिविल तो छोटा मोटा हो जाता है, कुछ ना कुछ क्रिमिनल केस ही हमेशा चलते रहता है अधिकतर नेता पे देखिएगा। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ऐसे नेताओं को बाहर कर देना चाहिए। बाहर कर देना चाहिए कि मतलब उसे पे प्रतिबंध ही लगा देना चाहिए, वो नेता बनने योग्य है ही नहीं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। ऐसा मामला 2013 में भी देखा गया था। जब 2013 में आया था तो उस समय यूपीए की सरकार ने भी इस अध्यादेश यानी जो अध्यादेश लाया गया था उस अध्यादेश को रद्द कर दिया था और फिर से ये चर्चा में आया है। तो संसद का कहना है कि नहीं, ये संसद का मामला है कि कौन सा कानून बनाए या कौन सा कानून ना बनाए, ये सुप्रीम कोर्ट का मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का काम है जो कानून बना हुआ है उसको सही तरीके से चलाए, न कि कानून बनाना सुप्रीम कोर्ट का काम है। तो इसीलिए कि अभी ये चर्चा में आया है कि सुप्रीम कोर्ट की बात को अभी संसद द्वारा इस पर अभी स्टे लगा दिया। संसद जो है सो बोला है कि आर्टिकल का हवाला देते हुए अनुच्छेद की बात करें 102 में बोला गया है और साथ ही ये लोकसभा और राज्यसभा के लिए बोला गया है, जबकि विधानसभा के लिए बोला गया है कि विधानसभा के लिए है 191 में बोला गया है कि आप, यह सुप्रीम कोर्ट का मामला नहीं है, यह विधानसभा हो या फिर संसद का मामला है कि इस पर हम लोग क्या निर्णय ले, कानून को बनाए अथवा ना बनाए, इसमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप ना ही करे तो बेहतर है। इसलिए अभी चर्चा में है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे और देखते हैं क्या रहा है। तो क्वेश्चन कहने का मतलब है केंद्र सरकार ने दोषी राजनेताओं पर आजीवन प्रतिबंध की मांग पर सवाल उठाया, जो ऐसा नहीं होने वाला है। इस मांग का विरोध करने के लिए वह किस संवैधानिक सिद्धांत का हवाला देता है? इसको विरोध करने के लिए कोई ना कोई तो संवैधानिक सिद्धांत होगा, तो इसका विरोध करने के लिए हमने अभी 2 आर्टिकल बताए, ये सिद्धांत तो हैं। साथ ही इस पर देखते हैं क्या रहा है। तो शासन में समान अवसर का अधिकार, ऐसा नहीं, शासन में समान अवसर का अधिकार होता है लेकिन कुछ मामले में अधिकार नहीं होता है, लेकिन हम लोग इस पर नहीं आएंगे। दंड विधि में अनुपातिकता का सिद्धांत, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये दंड विधि में अनुपातिकता का सिद्धांत का हवाला देते हुए इस पे अभी स्टे लगा दिया गया है। तो चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे और देखते हैं क्या रहा है महत्वपूर्ण। तमिलनाडु सरकार, आइए तमिलनाडु चलते हैं, ने हाल ही में 3 भाषा सूत्र के तहत हिंदी थोपने का विरोध किया है। अच्छा, तमिलनाडु सरकार जो 3 भाषा थोपने के तहत हिंदी थोपने को लेके विरोध किया है। क्यों किया देखते हैं। देखिए कौन सा 3 भाषा है। द्रविड़ आंदोलन ने अपने रुख को सही ठहराने के लिए कौन सा ऐतिहासिक तर्क दिया है। देखते हैं आखिर क्या तर्क दिया गया है जिसको लेके अभी विवाद में आ गए हम। ये क्वेश्चन बढ़िया समझिए, क्वेश्चन ही बहुत बड़ा चीज़ है, आंसर इसमें छोटा है लेकिन क्वेश्चन देखिए। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में 3 भाषा सूत्र के तहत हिंदी थोपने का विरोध किया है। समझ रहे हैं ना, ये नई शिक्षा पॉलिसी की बात कर रहा है। हमने आपको कल या परसों क्लास में अच्छी तरीके से इसको लेकर समझाया था कि हिंदी थोपने की ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन साउथ के जो भी है कर्नाटक तमिलनाडु ये सब बोला जाता है कि ये सरकार हिंदी ज़बरदस्ती थोपना चाहती है, लेकिन ऐसा कहीं उसमें है नहीं।
तो द्रविड़ आंदोलन ने अपने रुख को सही ठहराने के लिए कौन सा ऐतिहासिक तर्क दिया है? तो ये द्रविड़ आंदोलन से कोई ना कोई तर्क दिया होगा इसको लेके, तो क्या तर्क दिया है उस पर हम लोग देखते हैं आखिर क्या रहा। तमिलनाडु ने कभी भी गैर द्रविड़ भाषा को स्वीकार नहीं किया है, ऐसा नहीं है। हिंदी थोपना तमिल भाषाई पहचान को कमजोर करता है, ये बिल्कुल सही बात है। द्रविड़ का कहना है कि हिंदी जबरदस्ती थोपना तमिल भाषाई पहचान को कमजोर करता है, जबकि तमिल सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी भाषा को कमजोर करना नहीं है। सभी भाषा जो भी भाषा में लोग पढ़ रहा हो पढ़ने दीजिए, चाहे तमिल में पढ़े, कन्नड़ में पढ़े, जो में पढ़े, वो स्वायत्तता है, खाली वो पढ़े जरूर। हाँ, सरकार का ये जरूर कहना है कि अगर संस्कृत प्राचीन भाषा है, इसको अगर संरक्षण किया जा सके तो ये अच्छी बात है, क्योंकि संस्कृत लुप्त होने के बराबर होने जा रहा है। इसको लेकर सरकार का इच्छा है कि संस्कृत को बचाया जाए, न कि ऐसा कहीं भी लिखा हुआ है नई शिक्षा नीति में कि आप हिंदी जबरदस्ती लागू करना ही है, चाहे कोई भी स्टेट हो, कर्नाटक, तमिलनाडु। हमने आपको कल में क्वेश्चन में बताया था कि अधिकतर कांग्रेसी राज्य ही जो है सो नई शिक्षा पॉलिसी का विरोध कर रहा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नई शिक्षा पॉलिसी सबके लिए लागू होना चाहिए, सब अच्छा ही, कुछ सरकार सोच के बनाए तो कुछ अच्छा ही होगा। खैर, हम लोग इस पॉलिटिक्स पे नहीं जाएंगे और अपने क्वेश्चन पे देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी थोपना तमिल भाषा ही पहचान को कमजोर करता है। नेक्स्ट, यूक्रेन और अमेरिका के बीच हाल ही में हुए प्रारंभिक आर्थिक समझौतों में किस महत्वपूर्ण संस्थान के प्रावधान शामिल हैं? देखिए, यूक्रेन और अमेरिका के बीच हाल ही में प्रारंभिक आर्थिक समझौता हुआ है। आप सोच रहे हैं कि समझौता किसी के हुआ? बिल्कुल बताएंगे। देखिए, यूक्रेन और रूस का तो आपको वार पता ही होगा, जो अभी युद्ध चल रहा है, 2-3 साल हो गया समथिंग, हमको लग रहा है युद्ध चल रहा है। तो इसको लेके जो है अमेरिका ने काफ़ी फंडिंग किया था यूक्रेन को बचाने के लिए, बहुत ज़्यादा फंडिंग किया था। तो वही जब जो बाइडन थे फंडिंग तो कर दिए, लेकिन अभी तो ट्रंप शासन में आ गया। ट्रंप के आते ही अमेरिका का रुख पलट गया कहने का मतलब उसने अपना फंडिंग बंद कर दिया यूक्रेन को लेके। कहा गया कि अब यूक्रेन को फंडिंग नहीं करेंगे, और जितना यूक्रेन को फंडिंग दिया गया था, जितना पेमेंट दिया गया था, चाहे वो सशस्त्र बल के द्वारा हो या फिर फाइटर के द्वारा हो या फिर पेमेंट के द्वारा हो, जो भी दिया गया था उसको अब यूक्रेन वापस करे। अगर नहीं करेगा तो यूक्रेन पे जो भी मिनरल है, जो भी संसाधन है, उसका 50% संसाधन अब अमेरिका उपयोग करेगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बोला गया है। जब खाड़ी में मीटिंग चल रहा था अमेरिका और रूस के द्वारा, तो उस समय बोला गया था। उस समय तो यूक्रेन को बुलाया भी नहीं गया था, यूक्रेन के विदेश मंत्री को बुलाया गया था, लेकिन व्लादिमीर जेलेंस्की को बुलाया भी नहीं गया था। इसको लेकर उसने आपत्ति भी जताई थी। खैर, हम लोग इस क्वेश्चन पे देखते हैं आखिर क्या रहा है। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब है यूक्रेन अमेरिका के बीच जो हाल ही में प्रारंभिक आर्थिक समझौता हुआ है, उसमें महत्वपूर्ण संसाधन के प्रावधान क्या शामिल हैं? तो देखते हैं क्या शामिल रहा है। लिथियम भंडार, दुर्लभ मृदा खनिज, प्राकृतिक गैस निर्यात, उच्च गति रेल प्रौद्योगिकी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुर्लभ मृदा खनिज। हमने भी आपको जस्ट बताया कि इस खनिज पे अब अमेरिका का 50% उपयोग होगा, अर्थात जो भी खनिज निकलेगा उसमें से पहले अमेरिका का 50% चला जाएगा, उसके बाद ही यूक्रेन अपना 50% संसाधन का उपयोग कर पाएगी। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि आपराधिक अपराधों में दोषी राजनेताओं की संसद में वापसी किस प्रमुख संवैधानिक मुद्दे को जन्म देती है? देखिए, क्वेश्चन को फिर से समझिए। क्वेश्चन कहना है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि आपराधिक अपराधों में दोषी राजनेताओं की संसद में वापसी किस प्रमुख संवैधानिक मुद्दे को जन्म देता है? दोषी की बात कर रहा है। आखिर जो दोषी हो गए हैं आपराधिक अपराधों से, उस राजनेता को संसद में वापसी किस प्रमुख को लेकर बोला जा रहा है? तो देखते हैं किसको लेकर बोला जा रहा है। शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन, ऐसा नहीं है। संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन, कानून निर्माण में हितों का टकराव, कार्यकारी प्राधिकरण के कमजोर करना। ये बिल्कुल सही। हमने आपको पहला क्वेश्चन बताया था कि कोई भी कानून बनाना हो, ये संसद का काम है, और जबकि कानून को सही तरीके से लागू करवाना सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का काम है। इसलिए संसद का जो कार्य है उस पर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करे, यही सही है, ऐसा संसद का कहना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कानून निर्माण में हितों का टकराव। हितों का टकराव कहने का मतलब जो संसद को, मतलब आप टकरा नहीं सकते, संसद को आप जबरदस्ती नहीं बोल सकते हैं कि आपको ये कानून लाना है। आप सलाह दे सकते हैं कि ऐसा कानून अभी तक नहीं बना है, आप ऐसा कानून बनाइए, लेकिन आप कभी भी उससे टक्कर नहीं ले सकते हैं संसद के पास, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावर है संसद का
कानून बनाने को लेके। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या रहा है नेक्स्ट। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 ने विकलांगता अधिकार कार्य, विकलांगता नहीं हो जाएगा, दिव्यांगता हो जाएगा, कार्यकर्ताओं के बीच चिंताएं बढ़ाई हैं। उनके विरोध का मुख्य कारण क्या है? देखिए क्वेश्चन को एक बार और देखिए फिर से। डिजिटल व्यक्तिगत, डिजिटल समझते हैं ना, डिजिटल व्यक्तिगत भली भांति समझते होंगे। संरक्षण अधिनियम 2023 ने विकलांगता अधिकार कार्यकर्ताओं के बीच चिंताएं बढ़ाई हैं। उनके विरोध का मुख्य कारण क्या है? देखते हैं हम विरोध का मुख्य कारण क्या रहा है डिजिटल विकलांगता को लेकर। यह विकलांग व्यक्तियों को डिजिटल निगरानी को अनिवार्य करता है। ऐसा थोड़ी होता है कि विकलांग, बार बार विकलांग बोलते हैं हम लोग, विकलांग नहीं होगा, दिव्यांग हो जाएगा। दिव्यांग आप लोग लिख लीजिएगा। डिजिटल निगरानी को अनिवार्य करना ऐसा नहीं है कि सबको अनिवार्य करना बहुत जरूरी है। क्या दिव्यांग व्यक्तियों को वित्तीय स्वायत्तता प्रतिबंधित करता, ऐसा थोड़ी है कि वित्तीय स्वायत्तता प्रतिबंधित कर दीजिएगा कोई भी दिव्यांग व्यक्ति है तो उसको भी स्वतंत्रता का अधिकार है, ऐसा थोड़ी है। वह व्यक्ति डेटा के उपयोग के लिए कानूनी अभिभावकों की सहमति की आवश्यकता करता है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इसमें कहा गया है यह व्यक्तिगत डेटा के उपयोग के लिए कानूनी अभिभावकों की सहमति की आवश्यकता करता है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, सरकार की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की आलोचना किस कानूनी प्रावधान के उल्लंघन के लिए की गई है? मातृ वंदना योजना पता है ना, वही 2017 में जो लाया गया था। इसमें 5,000 रुपया जो गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है, प्रसव के बाद वाली महिलाओं को दिया जाता है 5,000 रुपये की बात की जाए तो। खैर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं और क्या रहा है। सरकार की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आलोचना किस कानूनी प्रावधान के उल्लंघन के लिए की गई? देखिए आलोचना किया गया मातृ वंदना को लेके किस कानून के तहत किया गया, तो हम लोग उस पर देखते हैं आखिर क्या रहा है। संविधान का अनुच्छेद 21, ऐसा नहीं, अनुच्छेद 21 तो स्वतंत्रता का अधिकार है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ऐसा नहीं। इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का उल्लंघन करता है, ऐसा बोला गया है। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम का विरोध किस पर्यावरणीय चिंता के कारण हो रहा है? आंध्र प्रदेश में ना इथेनॉल को लेकर विरोध किया जा रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे इथेनॉल को लेकर क्यों विरोध किया जा रहा है, बिल्कुल बताते हैं। आंध्र प्रदेश में एक्चुअली जहाँ पे ये फैक्ट्री लगाया गया है वहाँ पे पहले से ही पेट्रोल का फैक्ट्री, पेट्रोल संशोधन का फैक्ट्री लगा हुआ है, चाहे वो एचपी का हो या फिर भारत पेट्रोलियम का, वहाँ पे लगा हुआ है। इसको लेकर वहाँ पे प्रदूषण काफ़ी मात्रा में फैला जाता है। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि इथेनॉल प्लांट से जो भी कार्बन हो या फिर और भी जो भी खतरनाक गैसें वो रिलीज होती है तो वो वाष्प के रूप में रिलीज होती है, जबकि वहाँ का सरकार दिखा देते हैं कि ये 0 कार्बन है, यहाँ पे कार्बन नहीं फैल रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ का स्थानीय लोगों का कहना है कि वो वाष्प के रूप में कार्बन उत्सर्जित होती है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और वहाँ के किसानों का ये भी कहना है कि वहाँ के आसपास में सही से खेती नहीं किया जाने दे रहा है इथेनॉल प्लांट को लेकर, क्योंकि बोला जा रहा है कि अत्यंत ज्वलनशील यहाँ पे अब इथेनॉल है, इसलिए आसपास में ऐसा कोई भी खेती से रिलेटेड कार्य न करे जिससे कि आग लगने की घटना हो। इसको लेके जो है सो किसान ने विरोध किया है। सरकार को क्या फ़ायदा है? देखिए सरकार को तो राजस्व बनता है, जहाँ पे भी इथेनॉल प्लांट लगेगा उससे तो राजस्व है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा है? इससे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर किसान को, अप्रत्यक्ष रूप से किसान को भी फायदा होता है। सोच रहा हूँ कि इनडायरेक्ट रूप से किसान को कैसे फायदा होता है। देखिए इथेनॉल बनता किस चीज़ से, गन्ना से हो या फिर गेहूँ मक्का जो भी अनाज हो, इस सब से बनता है इथेनॉल। जिससे तो मतलब किसान से ही खरीद के उसके बाद इथेनॉल बनाया, तो किसान को तो भी इनडायरेक्ट रूप से लाभ होता ही है, लेकिन ऐसा फिर भी विरोध किया गया है। तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन पे और क्या रहा है महत्वपूर्ण। पर्यावरण चिंता कारण हो रहा है, देखते हैं किस पर्यावरण को लेकर बात किया जा रहा है। इथेनॉल उत्पादन में उच्च ऊर्जा खपत, ऐसा नहीं कि उच्च ऊर्जा खपत हो रहा है। स्थानीय जल संसाधनों की कमी और प्रदूषण, इथेनॉल दहन के कारण वायु प्रदूषण में वृद्धि, स्वदेशी समुदायों का विस्थापन। देखिए इसका सेंस ऑप्शन भी, स्थानीय जल संसाधनों की कमी और प्रदूषण। वहाँ पे जल संसाधन की कमी और प्रदूषण को लेकर इस पर चिंता जताए गए हैं। नेक्स्ट, किस अंतर्राष्ट्रीय
संगठन ने कार्बन बॉर्डर समायोजन तंत्र पर भारत की चिंताओं को स्वीकार किया है। आइए देखते हैं कि देखिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात कर रहे हैं, कार्बन बॉर्डर समायोजन तंत्र पर भारत की चिंताओं का स्वीकार किया है। पहले देखते हैं इस ऑप्शन में क्या कहता है, फिर हम लोग डिफिनेशन पे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी एकदम नहीं, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये भी नहीं, यूरोपीय संघ ईयू ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ईयू के द्वारा बोला गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन कार्बन बॉर्डर समायोजन तंत्र चिंता को स्वीकार किया गया। एक्चुअली हो क्या रहा है कि ईयू यानी यूरोपीय संघ ने ठेका ले रखा है भारत के लिए कि कार्बन को कैसे जो सो कंट्रोल किया जाए, ऐसा ईयू के द्वारा बोला गया है। हाँ, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी यूरोपीय संघ। नेक्स्ट देखिए ना हम लोग कितना मतलब यूरोपीय को इस बार पेट्रोल डीजल खूब बेचे हैं। आप सोच रहे हैं क्या भारत के पास उत्पादन होता है? जी नहीं, हम लोग रूस से खरीद लिए और रूस वाला पेट्रोल डीजल को संशोधित करके हमने यूरोप में खूब बेचे हैं। जैसे भारत को खूब ज़्यादा राजस्व प्राप्ति हुआ है, इसलिए यूरोप के दो देश तो और गुस्सा है कि मतलब भारत जो है रूस जो जिसपे कि पूरा प्रतिबंध लगाया गया था उसी से इंपोर्ट करता है और उसी से परिशोधन करके हम ही लोग को भेज दिया जा रहा है। खैर भारत तो अब अमेरिका से कुछ दिन से अब 2-4 दिन एक आध सप्ताह से पता चला है कि अमेरिका से भी तेल इंपोर्ट करने की बात कही जा रही है। खैर हम लोग अपने क्वेश्चन पे देखते हैं। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने हाल ही में एक एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया है, इसमें कौन सी प्रमुख क्षमता? देखिए ये एंटी शिप मिसाइल की बात कर रहे हैं, देखते हैं क्या रहा है इसका प्रमुख। परमाणु क्षमता के साथ हाइपरसोनिक गति एकदम नहीं, एआई चालित स्वायत्तता लक्ष्यीकरण ऐसा नहीं, एआई चालित तो नहीं, हम लोग तो अभी हीट सेंसर पे काम करता है जो भी होता है। मध्य उड़ान पुनः लक्ष्यीकरण के लिए मानव इन लूप नियंत्रण, पानी के नीचे लंच की क्षमता, पानी के नीचे क्षमता हम लोग के पास पहले से ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य उड़ान पुनः लक्ष्यीकरण के लिए मानव इन लूप नियंत्रण। देखिए डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने हाल ही में एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया है। भारतीय नौसेना समझ रहे हैं ना, वही नौसेना की बात कर रहा है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र ने कांगो में भारतीय शांति रक्षकों के बारे में किस उभरती चुनौती के कारण चिंताएं व्यक्त की हैं? आइए देखते हैं कि आखिर कांगो में ऐसा क्या चिंता रहा जिसको लेकर अभी सुर्खियों में आ गया है। M23 विद्रोही बलों से खतरा, संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों में वित्तीय समर्थन की कमी, राजनीतिक प्रभाव के लिए शांति रक्षक बलों का दुरुपयोग, जलवायु परिवर्तन से परिचालन दक्षता पर प्रभाव। देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन है M23 विद्रोही बलों से खतरा। देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि संयुक्त राष्ट्र ने कांगो में भारतीय शांति रक्षकों के बारे में किस उभरती चुनौती का चिंता व्यक्त की है, तो M23 विद्रोही बलों से खतरा को लेकर चिंता भी व्यक्त किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय न्याय संहिता हाल ही में किस धारा के तहत दर्ज एफआईआर के संदर्भ में समाचारों में थे? भारतीय न्याय संहिता जो है सो आपको पता होगा कि भी हाल ही में लाया गया था। संविधान को नहीं मतलब जो न्याय जो है धारा जो है उसको अपडेट कर दिया गया है। जो आईपीसी था, आईपी को हटा के उसका नाम भारतीय न्याय संहिता रख दिया गया, आपको अच्छी तरीके से पता होगा। तो लोग देखते हैं इस क्वेश्चन पे किसके लिए भी सुर्खियों में है। धारा 144 सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना, ऐसा नहीं है। धारा 223 निषेधाज्ञा आदेशों का उल्लंघन, 377 कदाचार के लिए आपराधिक दायित्व, एकदम नहीं। धारा 302 हत्या और हिंसात्मक अपराध। देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी, धारा 223 निषेधाज्ञा आदेशों का उल्लंघन को लेकर अभी ये सुर्खियों में आ गया है कि भारतीय न्याय संहिता एफआईआर के संदर्भ में समाचारों में था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, धारा 223 निषेधाज्ञा आदेशों का उल्लंघन। नेक्स्ट, आरबीआई सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत भारतीय किसान अभी भी अपनी उपज बेचने के लिए नगद लेन देन पर निर्भर हैं? समझ रहे ना, कहने का मतलब है कि कितना प्रतिशत किसान जो है सो अपनी उपज का यानी फसल का नगद लेन देन बेचने पर निर्भर है। नगद मतलब समझते हैं ना, कैश पे निर्भर है। कैश यानी फिजिकल करेंसी पे निर्भर है, वो डिजिटल का इस्तेमाल अभी भी नहीं कर पा रहे। जितना भी बेचते हैं या फिर खरीदते हैं वो लोग कैश में ही कन्वर्ट करते हैं। कितना प्रतिशत है देखते हैं, ये आरबीआई का डाटा है, तो कितना जारी किया गया है।
50, 72, 85, 90, इसका सेम आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 72% किसान जो है सो अभी भी डिजिटल लेन देन का उपयोग नहीं कर रहे हैं अपनी सामान को बेचने में, चाहे जो भी फसल से उत्पादन सामान हो उसका उपयोग वो अभी भी कैश के रूप में ही कर रहे हैं, ये ऐसा आरबीआई ने बोला है। नेक्स्ट, सरकारी सलाहकार पैनल ने पंचायत राज संस्थाओं में प्रॉक्सी नेताओं के रूप में कार्य करने वाले पुरुष रिश्तेदारों के लिए दंड का सुझाव दिया है। अच्छा, इसके अलावा कौन सा अतिरिक्त उपाय प्रस्तावित किया गया है? देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा फिर से समझ लीजिए। बोला गया है सरकारी सलाहकार पैनल ने, ठीक है, देखते हैं, पंचायत राज संस्थानों प्रॉक्सी नेताओं के रूप में कार्य करने वाले पुरुष रिश्तेदारों के लिए दंड का सुझाव दिया। अच्छा, दंड का सुझाव दिया है, समझ रहे हैं। इसके अलावा कौन सा अतिरिक्त उपाय प्रस्तावित किया गया, देखते हैं कि क्या मतलब दंड के। देखिए, पंचायती राज संस्थाओं में प्रॉक्सी नेताओं के रूप में कार्य करने वाले पुरुषों के लिए दंड के लिए सुझाव दिया गया। तो क्या क्यों दिया गया, इसको लेकर हम लोग देखते हैं आखिर क्या रहा है। पंचायत बैठकों में पुरुष परिवारों के सदस्यों की उपस्थिति का पूर्ण प्रतिबंध। ऐसा नहीं है, पूर्ण प्रतिबंध थोड़ी कर दीजिएगा। क्या पुरुष के पास अधिकार नहीं है कि वो स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? बिल्कुल अधिकार है, वो बिल्कुल जा सकता है, पूर्ण प्रतिबंध कहीं नहीं लगाया जा सकता है। महिला उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य साक्षरता आवश्यकता, ऐसा नहीं है कि एकदम अनिवार्य शिक्षा है तभी जो वो पंचायत में बैठ सकती है महिला है, तो ये नहीं, ऐसा नहीं। आप पढ़े लिखे ना हो, यहाँ तो संसद में लोग बिना पढ़े लिखे बैठ जाते हैं, तो पंचायत में कौन सी बड़ी बात है, तो बैठेंगे ही बैठेंगे। निगरानी के लिए महिला प्रहरी समितियों का गठन, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। केवल महिलाओं के लिए ग्राम सभाओं में विशेष आरक्षण, ऐसा नहीं, केवल ग्राम सभा में थोड़ी कि महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण है, हर जगह तो महिलाओं के लिए आरक्षण है। खासकर बिहार में तो अब देखिएगा 50% आरक्षण है, और राज्य में तो खैर जितना आरक्षण है 30% तो आरक्षण है, लेकिन बिहार एक स्पेशल राज्य है जिसमें 50% तक महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। खैर हम लोग क्वेश्चन पे देखते हैं, इसका सेम आंसर ऑप्शन सी, निगरानी के लिए महिला प्रहरी समितियों का गठन। नेक्स्ट, ICMR के अनुसार भारत में कैंसर संबंधित मृत्यु दर सबसे तेजी से किस समूह में बढ़ रही है? देखिए, ICMR के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया। ICMR वही इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया। हम क्या रिपोर्ट जारी किया गया है कि भारत में कैंसर से संबंधित मृत्यु दर में सबसे तेजी से किस समूह में बढ़ रही है। अर्थात ICMR के द्वारा बोला गया है कैंसर को लेकर मृत्यु दर में तेजी बढ़ी है, वो किस समूह में बढ़ी है, आइए देखते हैं। खासकर बोला गया है कि कैंसर को लेकर महिलाओं में ज़्यादा अभी गतिरोध देखने को मिला। खैर हम लोग पहले क्वेश्चन देखते हैं। शहरी आबादी महिलाएं, बच्चे, वृद्ध पुरुष, इसका सेंस ऑप्शन भी महिलाओं में अभी जो है सो ICMR के द्वारा बुलाया कि कैंसर को लेकर महिलाएं को अभी जागरूक रखने की जरूरत है, क्योंकि उसमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। उस यानी अर्थात कहने का तात्पर्य कि महिलाओं को अभी खासकर सावधान रहने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, यूरोपीय संघ EU और भारत के रणनीतिक संबंधों के पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है। अच्छा, देखते हैं कि आखिर यूरोपीय संघ और भारत के संबंधों को लेकर पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है। तो इस पुनर्समीक्षा को सबसे अधिक प्रभावित करने वाली भू राजनीतिक घटना कौन सी है? देखिए, भारत यूरोपीय संघ का जो है सो संबंध को बोला जा रहा है, रणनीतिक संबंध को पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है, ठीक है। तो पुनर्समीक्षा का सबसे अधिक प्रभावी करने वाली भू राजनीतिक घटना कौन सी, यानी पुनर्समीक्षा करने को लेकर कौन सा भू राजनीतिक घटना है? तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है। भारतीय महासागर में चीन की बढ़ती उपस्थिति, ऐसा नहीं, भारतीय महासागर में चीन की उपस्थिति बढ़ने से यूरोपीय संघ को क्या फायदा है? रूस यूक्रेन संघर्ष और बदलती अमेरिकी नीति, अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा, ब्रिक्स का एक आर्थिक शक्ति केंद्र के रूप में उभरना। तो इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस यूक्रेन संघर्ष और बदलती अमेरिकी नीति। देखिए, रूस यूक्रेन संबंध तो आप जानते हैं कि थोड़ा अभी युद्ध चल रहा है, इसमें बदलती अमेरिकी नीति को लेकर अभी चिंता जताया गया है। इसमें भारत को फायदा देखा गया, इसलिए क्योंकि भारत तो पहले से ही न्यूट्रल है, हम तो किसी के पक्ष में नहीं, हम तो शांति के पक्ष में हैं।
वहीं अमेरिका जो सो पहले यूक्रेन के पक्ष में था, अमेरिका के पीछे पीछे पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन पीछे चला गया यूक्रेन के साथ, और यूरोपियन यूनियन को अब दिक्कत हो रहा है इसलिए क्योंकि अमेरिका जो है रूस के साथ हाथ मिला लिया है। रूस के साथ हाथ मिला लेने के मतलब व्लादिमीर पुतिन के साथ दोस्ती कर लिया, और उन्होंने एक दूसरे को अब ट्रेड को लेकर चर्चा कर दिया, और यूरोप जो है फंस गया। यूरोप की पूरा यूरोप जो रूस से गैस लेता था, गैस पे भी रोक लगा रखा, अभी तक चालू नहीं किया गया है। पता चला कि अब पेमेंट लेगा तो चालू कहीं कर दे। तो इसको लेके जैसे यूरोप वासी को सबसे ज़्यादा घाटा हुआ ऐसा देखने को मिला है यूरोप वाले को, तो इसको लेके बोला गया। तो इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस यूक्रेन संघर्ष और बदलती अमेरिकी नीति। तो आज का क्वेश्चन इतना ही तक था। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन बढ़िया लगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें। बहुत बहुत